Yesterday we had completed 7 types of modification of press machine. कोई डाउट है इसमें? देखो, अच्छा आप लोग एक बात बताओ कि whatever theory that we do or whatever concept that we study, क्या आप में से कोई यूट्यूब वीडियो जाके देखता है रिलेटेड टू द मशीन एंड रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट? कोई भी ऐसा जो जाके वीडियो देखता है फॉर रेफरेंस? व्हाट आई सजेस्ट इज, जब तक आप यूट्यूब वीडियो, बिकॉज देखो ये इतनी बड़ी बड़ी प्रेस मशीन है एंड देयर आर सो मच कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व, तो इट इज़ नॉट फीजिबल के कॉलेज में वो खरीदी जाए ना। अगर वो कॉलेज में खरीदे, जैसे अभी कॉलेज चालू भी हो गया तो भी इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू बाय दोज मशीन। तो आपको अगर प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए है तो हम अभी तो फिलहाल वी कैन नॉट प्लान एनी इंडस्ट्रियल विजिट एज सच, क्योंकि बिकॉज यू नो द रीजन व्हाई वी कैन नॉट प्लान। बट अगर इन केस ऐसा होता है कि आगे फ्यूचर में भी, मतलब दिस इज नॉट गोइंग, दिस वायरस इज नॉट गोइंग anywhere and we'll have to live with it. So safety point of view, we might not plan any IV. कॉलेज चालू हो जाए वही बड़ी बात है। तो ऐसे केस में अगर आप यूट्यूब वीडियो का सपोर्ट ना लेके एंड यू थिंक दैट यू विल बी गेटिंग ऑल द आइडिया, इमेजिनेशन पावर अगर आपका इतना अच्छा है एंड यू कैन इमेजिन द एंटायर मशीन विच यू हैव नेवर सीन, तो वो बहुत बड़ी बात है, बट प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो अगर आप यूट्यूब वीडियो देख लोगे, वो 5-10 मिनट देख लोगे मशीनिंग का पार्ट और everything, so it will make it easy for you to understand and visualize what are the components and what are the procedures which are used that are used to do all the machining part, right? अब ये जो लास्ट वाला जो थ्योरी है, दिस इज द लास्ट थ्योरी ऑफ टुडे। इसके बाद हम डेरिवेशन पे जाएंगे, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल, राइट? तो दिस इज ऑल द कॉन्सेप्ट दैट वाज इन्वॉल्व। और मेरा ये इतना सारा अभी तक जो लिखवाया है और वो डायग्राम जितने बनाए हैं, वो बनाने का मकसद ही यही था कि आई एक्सप्लेन यू ऑल द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैं आपको आंसर्स भी दे दूं फॉर रेफरेंस। मैंने रिमेंबर दिस, मैंने आपको जो आंसर्स दिए हैं वो याद करने के लिए नहीं दिए हैं। डू नॉट मार्क इट आप, आपको वो याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर के जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो याद करो, वो याद रखो, वो समझो, कॉन्सेप्ट समझो और इन योर ओन वर्ड्स राइट द आंसर, फ्रेम योर ओन सेंटेंस। तो दैट विल हेल्प यू इन फ्यूचर ऑल्सो। हमेशा ये हैबिट बना लो। तो वो रट्टा मारने वाला आपका, आपकी एज चली गई है। नाउ वी आर गेटिंग बैक। टुडे वी विल बी स्टार्टिंग एंड कंप्लीटिंग पार्ट्स ऑफ अ पावर प्रेस। अब जितना भी पार्ट्स है पावर प्रेस में इन्वॉल्व है, देखो सबसे पहले हमने जब लेक्चर चालू किया था, वी हैड स्टार्टेड विथ द कॉन्सेप्ट कि शीट मेटल क्या होता है, शीट मेटल के अंदर कौन कौन से, या शीट मेटल के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं। तो हमने क्या देखा, शीट मेटल के ऊपर दो टाइप के बेसिक ऑपरेशन हो सकते हैं, एक कटिंग ऑपरेशन और दूसरा नॉन कटिंग ऑपरेशन। अब कटिंग ऑपरेशन के अंदर कितने सारे टाइप्स थे वो हमने देखा एक एक करके, नॉन कटिंग के अंदर कितने टाइप्स थे वो हमने एक एक करके देखा, एंड वी हैड अ क्विक लुक एंड इनफैक्ट ब्रीफिंग ऑफ दैट ऑल्सो। आफ्टर दैट वी केम टू, देखो शीट मेटल पे तो काम हो गया, मगर ये काम करता कौन है, ये काम करता है प्रेस मशीन। तो अब प्रेस मशीन का भी क्लासिफिकेशन हमने कर लिया, वो 7 टाइप जो अभी इसके पहले वाले लेक्चर में हमने किया, वी स्टार्टेड एंड वी कंप्लीटेड। तो वो 7 टाइप हमने किए। वो 7 टाइप के अंदर भी बहुत सारे बाइफिकेशन थे दैट आर डिफिकल्ट टू रिमेंबर, आई नो, बट यू हैव टू रिमेंबर, उसके अलावा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो वो हमने किया। उसके बाद अब पावर प्रेस का भी ओवरव्यू देख लिया, जितने भी प्रेस मशीन थे उसका भी ओवरव्यू देख लिया, उसका टाइप देख लिए, और शीट मेटल पे कितने ऑपरेशन हो सकते हैं पॉसिबली, वो हमने देख लिया। अब ये दोनों का ओवरव्यू, ऊपर ऊपर से सब चीजें हो गई। अब हम और अंदर जा रहे हैं। अंदर क्या जा रहे हैं, और अंदर माइक्रो लेवल पे जा रहे हैं। अब हम जाएंगे पार्ट्स ऑफ अ पावर प्रेस।
पार्ट्स पावर प्रेस के याद करना और समझना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि क्या होता है कि जब हम एक्चुअल मशीन पे काम करने की कोशिश करते हैं या जब हम काम करने जाते हैं, तो हमको अगर फॉर एग्जांपल बोला जाए कोई आपका जो लेबर है या वर्कर है, ऑब्वियसली आप लेबर बन के तो जाओगे नहीं, आप मैनेजर बन के जाओगे आफ्टर ग्रेजुएशन। तो अगर आपका बंदा बोलता है कि सर रैम में प्रॉब्लम है, तो मशीन के रैम में प्रॉब्लम है, तो आप इमेजिन करोगे मतलब इन केस इफ यू डोंट बी अटेंटिव, तो बोलेंगे यार रैम क्या होता है, रैम कहाँ पे? देन आप छुप के जाओगे, वॉशरूम में जाओगे या कहीं और जाओगे एंड देन यू गूगल व्हाट इज रैम। एंड ऐसा ये हरकतें वो टाइम पे होगी एंड ट्रस्ट मी आई हैव सीन दिस थिंग। राइट, ये लाइव मैंने देखा है, ये चीजें मैंने देखी हैं होते हुए, इसीलिए मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ कि फिर वहां से वो सेक्शन से दूर हट के कुछ बहाना बना के देन यू गो टू समवेयर जहाँ पे कोई आपको देख नहीं रहा एंड देन यू हैपन टू टाइप ऑन गूगल कि यार ये होता क्या है एंड देन यू कम आउट अरे हाँ हाँ रैम में प्रॉब्लम है। तो वो अपने आप से आप झूठ बोल सकते। इट इज बेटर कि हम पावर प्रेस के बारे में देख लें, उसके इंटरनल चीज़ें, इंटरनल जितने भी कंपोनेंट्स है वो हम देख लें, उसके वो क्या कैसे काम करता है, क्या कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड एंड देन वी गो टू डिज़ाइन पार्ट। मतलब हम देखो कैसा है ये डिज़ाइनिंग, ये जो पूरे अपन अपना जो स्ट्रक्चर है टॉपिक का वो ऐसा डिज़ाइन कर रहे हैं अपन कि पहले अपन ओवरव्यू देखेंगे शीट मेटल के ऊपर क्या क्या काम, फिर ओवरव्यू देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रेस, फिर उसके अंदर और जाएंगे और देखेंगे माइक्रो लेवल पे इनके पावर प्रेस के अंदर कितने कंपोनेंट, फिर और अंदर जाएंगे और माइक्रो लेवल पे जाएंगे और देखेंगे कि हम पंच और डाई को डिजाइन कैसे कर सकते हैं, पंच और डाई को डिजाइन उसके अंदर की जितने भी हमें मशीनिंग करना है। अब हमको मशीनिंग में जाना है तो हार्डवेयर, इनफ ऑफ हार्डवेयर, नाउ वी गो टू मशीनिंग। अब मशीनिंग में कॉन्सेप्ट आता है कि अगर कोई कंपोनेंट आपको आया तो उसका डिजाइन कैसे करेंगे, टेक्निकल डिटेल। तो वो डिजाइन के लिए वी हैव डेरिवेशन जिसमें हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं और ऑल द अदर डायमेंशन वी कैलकुलेट एंड देन वी एक्चुअली गो इनटू द वर्किंग ऑफ इट। तो अभी राइट डाउन टॉपिक पार्ट्स ऑफ अ पावर प्रेस। पार्ट्स ऑफ अ पावर प्रेस के बाद व्हाट आई वांट यू पीपल टू डू इज ड्रॉ दिस डायग्राम। और एक काम करना आप लोग, ये जो 1 2 3 4 जो लिखा हुआ है वो ना लिख के यहाँ पे जो 1 के आगे रैम लिखा है, राइट डाउन रैम, रैम गाइड, 2 के जगह रैम गाइड, ये सारा लिखना है, 1 2 3 4 मत लिख। प्लीज ड्रॉ द डायग्राम एंड ड्रॉ इट प्रॉपरली। स्नैपशॉट लेके रखेंगे तो अच्छी बात है रेफरेंस के लिए, मगर वो क्या होता है ना कि स्नैपशॉट ले लेते हो ना तो वो फोटो ही रह जाती है, फिर वो कभी बुक पे उतरती नहीं है और अल्टीमेटली आपको ये चीजें बुक पे उतारनी है, पेपर पे उतारनी है, तो कभी ना कभी तो ड्रॉ करना है, तो अभी क्यों नहीं।
जब आपका हो जाएगा तो प्लीज बोलिए। ये सबको विजिबल है ना, एवरीथिंग ऑन द स्क्रीन? जी सर, जी सर। Yes, sir. वालेकुम सलाम।
बनाया आप लोग ने? यस सर। Yes, sir. बाकी है क्या? डन सर। ऑलराइट, अब आप लोग ने अपना प्रीवियस सेमेस्टर तो दे दिया है, यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड योर प्रीवियस सेमेस्टर। तो उसके अंदर PP2 जलाल सर ने पढ़ाया ना आप लोगों को? यस सर। और डिफेंस वाले भी अपने बच्चे हैं यहाँ। जिग और फिक्सचर का कुछ आइडिया है क्या? जिग और फिक्सचर में क्या डिफरेंस है? शिक्षा तो सर पकड़ने के लिए रहते हैं, होल्ड करने के लिए। ओके, और इसका पता नहीं। जिग anyone else? Good try, Khan Ahmed. I am happy that you tried. और कोई? What is a jig? Yes, Ibrahim. लोकेशन और मोशन जिग करता है ना? और हाँ, पिक्चर शिप क्वेश्चन करेक्ट है लो बेटा। होल्ड करने के लिए। मगर लोकेशन किसका और मोशन किसका क्या, अगर आप हाईलाइट कर सकते हैं? anyone else? It is okay if you are wrong, it doesn't matter. हाँ, yes, yes. देखो, jig is basically used to guide the tool and hold the workpiece. ये इम्पोर्टेंट है, ये जो वर्ड है ना वो इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको मालूम हो, मगर आप लोग शायद आगे नहीं आ रहे हैं, some or the other reason maybe। हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे थे? नहीं जी, तो वो एक्टिवनेस इज व्हाट आई एक्सपेक्टेड, बट स्टिल चलो ठीक है। एनीवे, दाऊद, रफीक, आपको बोलना है, कुछ ट्राई करना है? चलो, तो जिग और फिक्सचर में बेसिक डिफरेंस ये है कि फिक्सचर इज यूज्ड टू होल्ड, फिक्सचर इज यूज्ड टू होल्ड व्हाट? होल्ड द टूल और होल्ड द वर्कपीस। चक जो कि टूल होल्ड करता है, इज इट अ फिक्सचर? चक पता है? चक ड्रिलिंग में, यस सर। यस। जब अपन ड्रिल बिट लगाते हैं तो वो कहाँ पे लगाते हैं ना? चक पे लगाते हैं ना? हाँ सर। हाँ सर। चक जो है वो फिक्सचर है क्या? नहीं सर, जी है। जिग है सर। सर क्योंकि उससे वो ना टूल को ना गाइड करता है, अगर हमको टेपरिंग करना है या ट्रिमिंग करना है या फिर लेंथ कम करना है तो टूल को ना गाइड करता है कि किस एंगल पे रख के उसका नहीं बेटा, पर्टिकुलर प्रोसेस कैरी आउट। नहीं बेटा, ऐसा नहीं। जिग नहीं, उसको जिग नहीं बोलते हैं। जिग का let me show it। देखो, मैं आपको एक ब्रीफिंग दे देता हूँ कि जो जिग होता है, जिग इज बेसिकली यूज टू गाइड द टूल। टूल को गाइड करने के लिए एक डिवाइस होता है, दैट इज कॉल्ड एज जिग। और साथ साथ जिग के अंदर दो ऑपरेशन होते हैं, एक तो वो वर्कपीस को पकड़ के रखता है, होल्ड करके रखता है, और टूल को गाइड करता है। ये दो ऑपरेशन करता है जिग। और फिक्सचर क्या काम करता है? फिक्सचर खाली टूल को सॉरी वर्कपीस को होल्ड करने का काम करता है। तो वर्कपीस को होल्ड करने का सिर्फ काम करवाना है तो वो फिक्सचर होगा। एंड अगर टूल और वर्कपीस दोनों पे कुछ ना कुछ करना है तो जिग यूज करते हैं, वेर इन जिग इज यूज टू गाइड द टूल एज वेल एज होल्ड द वर्कपीस। एक सेकेंड को, अगर मैंने ड्रिलिंग जिग बोला तो इमेजेस देखिए, ये देखिए, ये है ड्रिलिंग जिग। अब ये जो बंदा दिख रहा है आपको यहाँ पे ड्रिल करते हुए, ये दिख रहा है? यस सर। इसने क्या किया है? ये ड्रिलिंग जिग है, ये वर्कपीस को होल्ड भी कर रहा है
राइट। ये जो है ना ये वर्कपीस को होल्ड भी कर रहा है और टूल को गाइड भी कर रहा है। टूल को कैसे गाइड कर रहा है? अभी फॉर एग्जांपल मुझे एक पर्टिकुलर लोकेशन पे होल्ड करना है, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे। तो अगर मैंने आपको एक शीट मेटल दिया, ठीक है, लेट मी ड्रॉ इट टू यू एंड आई होप देन यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। एक एक वर्कपीस है, एक वर्कपीस है, अ सिंपल रेक्टेंगुलर शेप का वर्कपीस। उसके अंदर मुझे ये लोकेशन पे और ये लोकेशन पे और ये लोकेशन पे मेरे को ड्रिलिंग करनी है। तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो वर्कपीस है ये वाला, क्या बोल रहे ये अपने को ये अपना अपन को ये देख, ठीक है, अपन क्या ले रहे हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहे हैं। ये फोर्स हो गया। हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है ना, फोर्स इसके ऊपर कर है। अच्छा, मतलब ये लाइन को इसने वो माना है, लाइन ऑफ एक्शन। हाँ हाँ, और इसमें लेकिन दोनों लाइन दिखाया था। सर फिजिक्स चालू है। इसलिए बस इसमें इसके लिए परपेंडिकुलर होने के लिए अभी जो इंजीनियरिंग लाइन दिखाया है, मैकेनिक्स। अगर अपन की एग्जाम में कैसे मालूम पड़ेगा कौन सी लाइन लेनी है? बस आएगा ये इस बार। कल बिजनेस हो रहा था, आज मैकेनिक्स। इसके अपोजिट में एंगल कैसे होगा? आया था ना, यूनिट टेस्ट में आ गया था। कमलेश सिखा रहे। साहब, वही है। खान साहब गया। यार तुम लोग सुबह सुबह सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, आवाज कहाँ से आएगी? अब बोल रहा हूँ मैं, आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ हाँ सर बोलो। अच्छा, ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर आप लोग समझो फॉर एग्जांपल लकड़े पे ड्रिल करते हो, तो आप आप क्या करते हो? ड्रिल ड्रिल का प्रोसीजर क्या है? टेल मी द लेमेस्ट एंड द सिलीस्ट थिंग दैट यू डू व्हाइल ड्रिलिंग। ऑपरेशन करने के लिए आप क्या ऑपरेशन मतलब परफॉर्म करते हो, क्या फिजिकल एक्टिविटी क्या परफॉर्म करते हो? क्या बोले सर? फिजिकल आवाज साफ नहीं आ एक्टिविटी, एक रही। ऑपरेशन, चलो ड्रिलिंग का ऑपरेशन करने के लिए सीरियस मतलब एक एक छोटी से छोटी हाँ, क्या करते हैं? मार्किंग से मार्किंग करेंगे। मार्किंग करेंगे, वेरी गुड। उसके बाद फिर सेंटर पंच, हाँ पंच करते पंच। पंच करेंगे, वेरी गुड। उसके बाद इससे क्लैंप करेंगे। हाँ ड्रिल को क्लैम करेंगे या वर्कपीस को क्लैम करेंगे, चलो हाँ। उसके बाद वापस फिर ड्रिलिंग करेंगे, क्या और कुछ बाकी है? चलेगा? आई आई वांट टू हियर एवरी। सेंटर मैच करेंगे। हाँ, और और ड्रिलिंग की बारी कब आएगी? जितने डायमीटर का करना है उतने डायमीटर का वो लगाएंगे, उसमें ड्रिल का क्या रहता है वो। अरे बाप रे। क्या रहता है बिट्स सलमान? ड्रिल बिट बोलते हैं। बिट्स रहता है, ड्रिल बिट्स बिट रहता है। क्या रहता है वो? अलग अलग ही नशा मार। हाँ चलो ठीक है, आज कॉमेडी चल रही है अपने घर। ठीक, अच्छा चलो ठीक है, आप लोग ने इतना सारा बोला, बहुत सही बोला। इनफैक्ट ट्रूली वो सब करते हैं, मगर वो ड्रिलिंग के लिए करते हैं। मगर अगर मेरे पास ऐसे कंपोनेंट 1000 कंपोनेंट मेरे को एक दिन में बनाना है, 1000 कंपोनेंट एक, सब्जेक्ट्स यूज करेंगे, हाँ सब यूज करेंगे। अगर मुझे 1000 कंपोनेंट बनाना है और एक कंपोनेंट को बनाने के लिए ही आपको इतना सारा प्रोसेस करना पड़ रहा है, जहाँ पे आप उसको पहले क्लैम करते हो, पंच से मार्क करते हो, डायमेंशन देखते हो, तो इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम। तो उसको अवॉइड करने के लिए अगर हम इसको ऐसा कोई डिवाइस बनाएं, ऐसा कोई डिवाइस जिसमें मेरी लाइन टेढ़ी हो गई, ऐसा कोई डिवाइस
जिसके अंदर ऑलरेडी होल मार्क है, और इसको ले जाके इसके ऊपर रख दें, वर्क पीस के ऊपर। ये हमारा वर्क पीस है, मैं इसको रेड कलर से बनाना चाहिए था। ये वर्क पीस है, इसको इसके ऊपर ले जाके रख दें खाली, सेम डायमेंशन का। तो आपको नहीं लगता कि मार्किंग ऑलरेडी मिल गई मेरे को, यस सर। Yes, sir. है ना? और अगर ये जो डिवाइस है, ये वाला जो ब्लैक कलर का जो डिवाइस मैंने बनाया है, उसके अंदर अगर कुछ क्लैंपिंग सिस्टम भी लगा दिया, क्लैंपिंग सिस्टम जो कि बेड पे क्लैंप हो जाएगा, बेड पे रहता है ना सेक्शन क्लैंप होने के लिए, यस सर। तो वो पिक्चर का काम, यहाँ पे पिन रहता है, स्प्रिंग्स और पिन, तो ये पिन से इसको यहाँ पे क्लैंप कर दिया, तो वर्क पीस भी क्लैंप हो गया, है ना? तो दिस जिग, दिस इज कॉल्ड अ जिग, जहाँ पे इट टू होल्ड द वर्क पीस एंड गाइड द टूल, ये टूल गाइड करने के लिए ये होल। तो काम आसान हो जाएगा कि नहीं, जल्दी जल्दी होगा कि नहीं काम? जल्दी जल्दी। ऑब्वियसली। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग यूज करते हैं, और ये डिवाइस को बोलते हैं जिग। अब पिक्चर क्या होता है? पिक्चर आपका जो बेंच वाइज आपने देखे थे ना, वर्कशॉप में यूज किए थे बेंच वाइज, यस सर। दैट इज कॉल्ड अ पिक्चर। उसका काम खाली इतना है कि वर्क पीस को पकड़ के रखता है, उसको कोई भी डिग्री ऑफ फ्रीडम, दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम? कितने डायरेक्शन में कितने डायरेक्शन में मूव कर सकता है, कितने डायरेक्शन में का मूवमेंट कितने डायरेक्शन में पॉसिबल है। अच्छा, कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं टोटल्स? मैक्सिमम कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकते हैं? 8, 10, 12। 3 हो सकते हैं। हाँ, 3 Three. 3, 6 सर। 6 और 8, 3 8, 8। rotational, 3 translation and negative also, then total 12. देखिए, अगर 12 होते हैं सर। 12 होता है, ये है हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है? अब क्योंकि हमारे पास 3 प्रिंसिपल एक्सिस हैं, आप वो दुनिया में कहीं भी जाओ आपको 3 ही मिलेंगे, है ना? अब ABCD जैसे अल्फाबेट को ABCD, आपको A to Z ही मिलेगा दुनिया की कोई भी। तो 1 mm मतलब यहाँ पे इंडिया में, पनवेल में, मुम्बरा में, भिवंडी में, और बाकी जहाँ पे भी आप लोग हैं रहते हैं, वहाँ पे 1 mm का मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है, और दुनिया के किसी कोने में भी जाओ 1 mm का मतलब उतना ही होता है जितना आपके घर के अंदर। तो 1 mm इज अ स्टैंडर्ड कंपोनेंट। वैसे ही बहुत सारी चीजें जो हैं वो स्टैंडर्ड की जा चुकी है, यूनिवर्सली नोन एंड स्टैंडर्डाइज्ड। वैसे ही देर आर 3 प्रिंसिपल एक्सिस विच आर नोन ग्लोबली एंड दे आर स्टैंडर्ड। अब जब मैं एक पॉइंट लेता हूँ इसके अंदर, पॉइंट P, तो ये पॉइंट P का 3 एक्सिस हो सकता है, पॉइंट P का 3 एक्सिस हो सकता है। वी कैन हैव X, Y एंड Z, X, Y एंड Z। अब पॉइंट P लीनियर भी मूव हो सकता है। अब चलो ये डिटेल मैं आपको बाद में दूंगा, बिकॉज दिस इज बेसिकली इंक्लूडेड इन FEA। आपका जो नेक्स्ट सेमेस्टर जो आने वाला है ना, उसके अंदर FEA एंड कैड कैम्प, ये दोनों में लगता है। आई एम एक्सप्लेनिंग यू डिग्री ऑफ फ्रीडम बिकॉज यहाँ पे जिग एंड फिक्सचर की बात हुई, और जिग एंड फिक्सचर की बात क्यों हुई? बिकॉज यहाँ पे हम प्रेस मशीन डील कर रहे हैं, और प्रेस मशीन में देर इज एन एग्जाम्पल ऑफ बोल्स्टर, प्लेट एंड रैम। तो वो उसके लिए हमने जिग एंड फिक्सचर की बात की, और जिग एंड फिक्सचर से हमको डिग्री ऑफ फ्रीडम मिला। तो यहाँ पे देर आर टोटल 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 6 इन द एंटायर यूनिवर्स। 6, जिसने 6 बोला था उसने करेक्ट बोला था। क्यों? बिकॉज यहाँ पे देर इज angular motion in every axis, angular motion in every axis as well as linear motion in every axis। मतलब एक ऑब्जेक्ट पॉइंट P
एक्स वाई जेड में लीनियर इन एक्स वाई एंड जेड हो सकता है, एंड एंगुलर में थीटा एक्स, थीटा वाई और थीटा जेड हो. There is motion, linear motion in x direction, linear in y and linear in z. This is 3 and here this is 3. So 3 plus 3 होता है 6. So basically we have 6 degrees of freedom possible. अब degree of freedom क्या होता है? It is the minimum number of coordinates. Coordinates की बात कर रहे हैं. Minimum number of coordinates required to define the position. Position मतलब x, y और z. Required to define the position and orientation. Orientation मतलब theta x, theta y, theta z. The minimum number of coordinates required to define the position and orientation of any point or object in space is called as degree of freedom. समझा? This is additional. Yes, sir. This is additional knowledge that I tried to give it to you. I hope you people will remember. Now, जिग एंड फिक्सचर के बारे में हमने देख लिया, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में हमने देख लिया. अब एक और पार्ट आता है यहाँ पे कि हमने ये क्यों किया. अभी हमने ये इतना जो टाइम पास किया वो क्यों किया. वो इसीलिए किया बिकॉज यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है बोल्स्टर प्लेट का. देयर इज अ डिवाइस, देयर इज अ कंपोनेंट इन द एंटायर मशीन सेट which is called as bolster plate. अब ये bolster plate क्या होता है? What is a bolster plate? ये देखा ये वाली प्लेट कभी मशीन के ऊपर? Yes, sir. देखे. तो ये होती है बोल्स्टर प्लेट. अभी अलग अलग टाइप की प्लेट आती है, डिफरेंट डिफरेंट शेप, डिफरेंट डिफरेंट साइज. देखो इसमें टी स्लॉटिंग है, ये वाली में स्लॉटिंग है, इसके अंदर अलग है. देखो यहाँ पे होल्स हैं. दिस इज अ डिफरेंट सेट. अब बोल्स्टर प्लेट भी कंपोनेंट टू कंपोनेंट वेरी करती है, एंड दिस इज अ वेरी हैवी प्लेट. माइंडेड, दिस इज अ वेरी हैवी प्लेट. अब ये देखो ये एक अलग ही प्लेट है, बोल्स्टर प्लेट, बट दिस इज डिफाइंड और डिराइव्ड एंड डिजाइंड एज पर द कंपोनेंट. कंपोनेंट किस शेप का है, किस साइज का है, उस हिसाब से कस्टमाइज बोल्स्टर प्लेट भी बनती है. कस्टमाइज जिग एंड पिक्चर तो बनता ही है. अच्छा, जिग एंड पिक्चर में पिक्चर कैन बी यूनिवर्सल. यूनिवर्सल मतलब जैसे अपना क्लैंपिंग डिवाइस था ना, क्या क्या बेंच वाइज पे आप कोई भी कंपोनेंट, कोई भी शेप का आप क्लैम्प कर सकते थे, है ना? करते कि नहीं करते? मगर जिग में ऐसा नहीं होता है. जिग इज प्रोडक्ट स्पेसिफिक. प्रोडक्ट स्पेसिफिक कैसे है? आप लोग के पास मोबाइल है ना, यू हैव अ मोबाइल विथ यू. अब मोबाइल के पीछे जहाँ पे कैमरा स्लॉट है, अगर समझो आपके मोबाइल में शीट मेटल होता, मोबाइल का जो पैनल है पीछे का कवर वो शीट मेटल का होता, और वहाँ पे ड्रिलिंग करनी होती हमको. तो ड्रिलिंग के लिए अगर हमने जिग बनाया, अगर ये पैनल के लिए जिग बनाया फॉर एग्जाम्पल, तो हम क्या करेंगे उसमें, हम जिग को वर्कपीस के हिसाब से बनाएंगे. मतलब अगर ये वर्कपीस मार्केट से उतर गया, मतलब ये मार्केट में अब नो लॉन्गर प्रोडक्शन में है, नो लॉन्गर इन प्रोडक्शन, तो वो जिग वेस्ट हो जाएगा. ऑब्वियस है ना? समझे कि नहीं समझे? Yes, sir. जिग, Yes, sir. हाँ, जिग कैन नॉट बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. मतलब वो एक कॉमन टूल नहीं है. इट इज प्रोडक्ट स्पेसिफिक. जैसा प्रोडक्ट है वैसा जिग बनेगा. अगर प्रोडक्ट मार्केट से उतर गया तो जिग को भी फेंकना पड़ता है. मगर पिक्चर के साथ ऐसा नहीं है. पिक्चर में क्या होता है, पिक्चर इज अ कंपोनेंट वेयरइन इट कैन बी यूज्ड फॉर मल्टीपल डिजाइन, मल्टीपल डायमेंशन. ये आप याद रखिएगा. अब मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे बोल्स्टर प्लेट. बोल्स्टर प्लेट का आपने फोटो देख लिया. अब ये बोल्स्टर प्लेट काहे के लिए यूज होता है? होल्ड करने के लिए सर. क्या होल्ड करते हैं अपन इस पे? अगर प्रेस मशीन की बात करें तो वाइज भी होल्ड कर सकते हैं.
प्रेस मशीन में बेस कंपोनेंट क्या होता है प्रेस मशीन में? प्रेस मशीन में बेस कंपोनेंट क्या होता है? पंच एंड डाई। नहीं, बेस पंच बेस में थोड़ी रहता है, पंच तो रैम के अंदर फिक्स होता है, डाई डाई रहता है। अब डाई टूल है क्या कि वर्कपीस है? टूल। ये अगर where is the pointer? This is the die base and this is the punch. तो ये जो डाई है इसको क्लैम्प करने के लिए हमको क्या यूज करना पड़ता है? बोल्स्टर प्लेट, ये वाले को, ये कंपोनेंट को। दिस इज कॉल्ड एज डाई। मगर मैंने क्या बोला था कि फिक्सचर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू होल्ड द वर्कपीस, विच इज यूज्ड टू होल्ड द वर्कपीस। मगर ये जो डिवाइस है, दिस इज कॉल्ड एज अ डाई, इज दिस अ वर्कपीस? नहीं ना। नहीं। तो बोल्स्टर प्लेट प्रेस मशीन पे जिग हुआ, फिक्सचर हुआ, कि ये कैटेगरी में ही नहीं आता है। बोल्स्टर प्लेट डाई को होल्ड कर रहा है, मगर डाई तो वर्कपीस नहीं है, डाई तो टूल है। मगर फिक्सचर का डेफिनेशन क्या है? फिक्सचर बोलता है ये देखो आपकी स्क्रीन पे, जिग आर डिवाइस which are used to hold, support and locate the workpiece, and it guides the cutting tool for a specific operation. ये हो गया जिग। अब फिक्सचर क्या बोलता है? फिक्सचर्स आर डिवाइस which are used to hold and support and locate the workpiece. इसने टूल बोला है क्या? नहीं। नो सर। वर्कपीस। इसमें लिखा है क्लियरली, फिक्सचर्स आर डिवाइस which are used to hold, support and locate the workpiece बोला है, and they don't guide the cutting tool. तो ये तो अलग स्टेटमेंट है, दे डोंट गाइड द कटिंग टूल, वो तो जिग का काम है। तो फिक्सचर बेसिकली आर डिवाइस विच इज यूज्ड टू होल्ड द वर्कपीस बोला है। मगर हमारे केस में, इन केस ऑफ प्रेस मशीन, ये वर्कपीस है क्या? ये जो बेस है नहीं सर। ये तो खुद ही एक टूल है। तो डाई, तो बोल्स्टर प्लेट जो कि हमने, हमारा जो बेस है मशीन का, प्रेस मशीन की ही बात कर रहा हूँ मैं। आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द प्रेस मशीन। प्रेस मशीन में बोल्स्टर प्लेट वर्कपीस को होल्ड कर रहा है कि टूल को होल्ड कर रहा है? तो टूल को होल्ड कर रहा है। तो वो बोल्स्टर प्लेट इस कंडीशन में, इज इट अ फिक्सचर? दिमाग लगे, है ना। तो यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं, आपने अगर ध्यान दिया होगा तो मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनिंग में ज्यादा टाइम देता हूँ। तो आपने ये डायग्राम बना लिया है। नाउ कमिंग टू द टॉपिक, पार्ट्स ऑफ अ पावर प्रेस। लिखिए, देर आर 1 2 3 4 5 6 पार्ट, जनरल पार्ट। हमने इन डेप्थ, मतलब वो छोटे छोटे पार्ट को हमने क्लासिफाई नहीं किया है। इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है। वैसे नट बोल्ट हुआ, और भी कुछ हुआ, स्प्रिंग्स हुआ, वो सारी चीजें करने की जरूरत नहीं, बिकॉज दैट इज अ कॉम्पोनेंट, इज अ सब कैटेगरी, सब पार्ट, तो वो तो सब में रहता है। तो वी डिड नॉट डू दैट, वी आर बेसिकली फोकसिंग ऑन द प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट। तो आपने ये इसको लेबल किया ना बेटा सबने? 1 2 3 4 नहीं लिखा ना? आई होप नॉट। नहीं सर, ये हाँ, नाम लिखिएगा वहाँ पे। और सर मैं लिख दिया हूँ। मैं लिख दिया हूँ।
1 2 3 4 लिखे हो? हाँ लिख दिया। अरे वो मना किया था बेटा। चल ठीक है, 1 2 3 4 की जगह पे मैंने वो ये जो नाम लिखे हैं यहाँ पे वो डायरेक्टली लिखने बोला था। कोई बात नहीं, अब लिख दिए तो क्या करेंगे। लिखिए बेस, वील एक्सप्लेन बेस, व्हाट इज अ बेस। तो लिखा आपने, टॉपिक लिखा पार्ट्स ऑफ अ पावर प्रेस। द प्रिंसिपल पार्ट्स ऑफ अ पावर प्रेस आर शोन इन फिगर। द प्रिंसिपल, इसमें स्पेसिफिकली प्रिंसिपल पार्ट बोला है, मतलब जो मेन पार्ट थे वो। द प्रिंसिपल पार्ट्स ऑफ अ पावर प्रेस आर शोन इन फिगर। The principal parts of a power press are shown in figure. First, base. Base. It is a supporting member of the press. ये जो मैंने सामने लिखा हुआ है ना, ये सिर्फ कीवर्ड, की सेंटेंस है, की सेंटेंस, वर्ड नहीं बोलेंगे बिकॉज दे आर मल्टीपल वर्ड्स। तो ये की सेंटेंस है, खाली आपको याद रखने के लिए लिखा हूँ मैंने। तो वो आप लोग याद रखने के लिए ये रिमेंबर, यू कैन रिमेंबर दिस सो दैट यू कैन फ्रेम योर ओन सेंटेंस। ऑलराइट, बेस के अंदर है इट इज अ सपोर्टिंग मेंबर ऑफ अ प्रेस। इट इज अ सपोर्टिंग मेंबर ऑफ अ प्रेस। इट इज अ सपोर्टिंग मेंबर ऑफ अ प्रेस। भी लिखो, फ्रेम। फ्रेम, what is the frame? Main body. It is a main body. तो मेन बॉडी मतलब क्या, आप इसको फ्रेम करेंगे, मतलब सेंटेंस को अपन फ्रेम करेंगे। फ्रेम के अंदर लिखिए, फ्रेम फॉर्म्स द मेन बॉडी ऑफ द प्रेस। फ्रेम फॉर्म्स द मेन बॉडी ऑफ द प्रेस and includes the RAM and driving मेन बॉडी के बाद क्या था? frame forms, FORMS forms the main body of the press frame forms the main body of the press and includes the RAM and includes the RAM and driving mechanism and includes the RAM and driving mechanism। ये पूरा का पूरा फ्रेम के अंदर फिक्स्ड रहता है। इट इज, एवरीथिंग इज अटैच्ड टू द फ्रेम। पार्ट नंबर और कंपोनेंट नंबर सी, रैम आपकी स्क्रीन पे। अब रैम क्या है? ऑपरेटिंग मेंबर। रैम, अच्छा बोल्स्टर प्लेट जो है वो तो हमारा जो डाई है उसको होल्ड करने के लिए वो बोल्स्टर प्लेट यूज होता है इन प्रेस मशीन। रैम क्या करता है? पंच को मूव करते हैं। पंच को होल्ड करता है। देखो कैसा रहता है कि एक मशीन है और वो मशीन काफी कॉस्टली होती है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि पंच हम उसके अंदर वेल्ड कर दें या उसके अंदर हर परमानेंट कंपोनेंट बना दें उसका, ऐसा नहीं होता है। पंच इज अ डिवाइस विच इज अगेन ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक या अपना प्रोडक्ट स्पेसिफिक। अगर मुझे 10 mm का पंच चाहिए तो मुझे 10 mm का पंच रैम में लगाना है। अगर मेरे को लेंथ पंच की 20 mm चाहिए तो वो 20 mm रहेगा।
वैसे वैसे अलग अलग डिजाइन के लिए अलग अलग पंच और डाई सेट यूज होता है, बट द इंटायर मशीन इज फ्लेक्सिबल इनफ टू एडजस्ट एंड अकोमोडेट ऑल द डिजाइन ऑफ द पंचेस एंड द डाई। जैसे कि हमारा ड्रिल मशीन होता है, ड्रिल मशीन के अंदर एक चक होता है, चक के अंदर आप 5 mm का भी ड्रिल डाल सकते हो, 10 mm का भी ड्रिल डाल सकते हो, 3 mm का भी, 6 mm का भी, डिपेंड ऑन द ड्रिल स्टैंडर्ड ड्रिल साइज। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसकी ड्रिल मशीन की। वैसे ही ये जो डिवाइस है, ये जो मशीन है, इतनी बड़ी मशीन, उसके अंदर पंच इज नॉट अ फिक्स कंपोनेंट, पंच उसके साथ नहीं आता है, पंच हम डिजाइन करते हैं और वो पंच को रैम के अंदर फिक्स करते हैं। तो जो मूवमेंट होती है, मशीन मूव करती है रैम को, मगर क्योंकि रैम के अंदर पंच अटैच होता है या अटैच हम करते हैं, तो वो पंच को मूव करता है, रैम इनडायरेक्टली पंच को मूव करता है, और पंच को मूव करने से मशीनिंग होती है। अब मशीनिंग खत्म हो गई तो रैम को अनटाइट करने का, रैम के अंदर का जो मैकेनिज्म है, एंड वी कैन रिमूव द पंच एंड द मशीन इज देन आइडियल। और अगर हमको दूसरा डिजाइन ऑफ पंच डालना है तो हम दूसरा कर सकते हैं। वैसे ही इसीलिए रैम इज द ऑपरेटिंग मेंबर, जो कि कनेक्ट रहता है टू द ड्राइविंग मैकेनिज्म। जो भी ड्राइविंग मैकेनिज्म हो, अभी हाइड्रोलिक हो या कोई और, जितने भी हमने शार्ट टाइप पढ़े थे उसमें से कोई भी हो, वो रैम को अटैच होता है, रैम मूव करता है वो। तो लिखिए रैम, इट इज द मेन ऑपरेटिंग मेंबर ऑफ द प्रेस, it is the main operating member of the press, full stop. It reciprocates inside the suitable guide. It reciprocates inside the suitable guides, GUIDES, guides. Full stop. At the bottom of RAM, at the bottom of RAM, punch is attached. At the bottom of RAM, punch is attached. At the bottom of RAM, punch is attached. This is all about RAM. इसका ब्रीफिंग दे दिया हमने। नाउ वी टॉक अबाउट पिटमैन, PITMAN। पिटमैन क्या होता है? पिटमैन इज अ कनेक्टिंग रॉड बेसिकली, इसको कनेक्टिंग रॉड भी बोलते हैं, या कनेक्टिंग रॉड को प्रेस मशीन में पिटमैन भी बोलते हैं, जो कि रैम और क्रैंकशाफ्ट को कनेक्ट करता है, विच कनेक्ट द रैम टू द क्रैंकशाफ्ट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पिटमैन इन एन एसेंट्रिक प्रेस, in an eccentric press, there is a connecting rod. In an eccentric press, there is a connecting rod, comma, which connects the ram and the crankshaft. There is a connecting rod which connects the ram and the crankshaft. Full stop. This connecting rod is known as pitman. This connecting rod is known as pitman. This connecting rod is known as pitman. हो गया? अपना जो पहला लेक्चर था दैट एंडेड अप एट 11:45 बट वी डिड नॉट टेक अ ब्रेक, क्योंकि अगर ब्रेक ले लेते तो फिर द फ्लो वुड हैव बीन डिसरप्टेड।
डोंट वरी, आई लीव यू अर्ली। वो ब्रेक का कॉम्पनसेशन जो 15 मिनट का था बीच में, आई गिव इट टू। अच्छा, जाकिर सर का आप लोग को भी मैसेज आया है ना, पढ़े आप लोग? यस सर। That is basically for needy students. अच्छा, इसमें डिफॉल्टर का भी डाला है। Okay. अब मेरे को यार डिफॉल्टर, ठीक, क्लच एंड फ्लाईव्हील, क्लच एंड फ्लाईव्हील। Flywheel is used to store the energy. Flywheel is used to store the energy. Flywheel is used to store the energy flywheel is used to store the energy, comma, which is required to maintain the constant speed of the ram, which is required to maintain the constant speed of the ram whereas clutch is used to engage or disengage, whereas clutch is used to engage or disengage the drive shaft with the flywheel, whereas clutch is used to engage or disengage the drive shaft with the flywheel. Alright? अब लास्ट में है हमारा बोल्स्टर प्लेट। तो राइट डाउन कंपोनेंट नंबर F, बोल्स्टर प्लेट। bolster plate. We have in bolster plate, it is a thick plate. It is a thick plate which is attached. It is a thick plate which is attached to the bed of the press. It is a thick plate which is attached to the bed of the press. Full stop. It supports and holds the die assembly on it. It supports and holds the die assembly on it. It supports and holds the die assembly on it.
जी सलमान, आई गॉट योर आंसर, गुड। तो बोल्स्टर प्लेट का हमने लिख लिया, इट इज अ थिक प्लेट which is attached to the bed of the press. It supports and holds the die assembly on it. This completes the answer of parts of a power press. अब जो हमारा जो next lecture रहेगा, next lecture onwards we will be going into the design criteria. Design मतलब यहाँ पे derivation होगा. We will be writing in the derivation. We will be looking into कि वो derivation में basically अगर मुझे basic punch और die use करना है, punch और die use करना है और मुझे एक basic operation करना है which can be labeled as, अब हम जनरल कैटेगरी में नहीं जा रहे हैं, हम डिजाइन स्पेसिफिकेशन में जा रहे हैं. तो वी हैव पंचिंग. अब पंचिंग में एंड ब्लैंकिंग में फर्क क्या था और क्या है आपको मालूम है ना, याद है ना सबको? यस सर। अब पंचिंग और ब्लैंकिंग में फर्क ये था फाइनल प्रोडक्ट का. पंचिंग के अंदर शीट मेटल हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है, ब्लैंकिंग में जो ब्लैंक कटता है वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है. ये एक सिंपल सा बोलने के लिए थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, मगर जब हम इसको डिजाइन करने जाते हैं तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन द डिजाइन ऑफ द पंच एंड डाई. अब हम देखेंगे उसका कॉन्सेप्ट नहीं, अब हम उसको देखेंगे कि डिजाइन कैसे करते हैं उसका पंच. अगर मुझे पंचिंग ऑपरेशन करना है तो उसका पंच और डाई कैसा होएगा. अगर मुझे ब्लैंकिंग ऑपरेशन करना है, फाइनल प्रोडक्ट तो छोड़ दो, वो ऑपरेशन का नाम छोड़ दो, अगर मुझे पंचिंग करना है तो पंचिंग के लिए मुझे पंच और डाई डिजाइन करना है. ऐसा नहीं होता है कि पंचिंग और ब्लैंकिंग में दोनों में सेम डाई और पंच यूज होता है, ऐसा नहीं होता है. अगर पंचिंग ऑपरेशन करना है तो किसके ऊपर पंच विथ रिस्पेक्ट टू डाई बनता है या डाई विथ रिस्पेक्ट टू पंच बनता है, वो हमको देखना पड़ता है. 1 के रेफरेंस से 2 बनाते हैं या 2 के रेफरेंस से 1 बनाते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट. कौन सा रेफरेंस यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर 10 mm का 100 नहीं 10 mm का मुझे पंच करना है, 10 mm का पंच करना है, तो मेरा पंचिंग ऑपरेशन और ब्लैंकिंग ऑपरेशन में याद है हमारे पास क्लियरेंस होता था, यहाँ पे क्लियरेंस, ये यस सर। ये क्लियरेंस. तो अगर मुझे पंचिंग ऑपरेशन करना है तो 10 mm का पंच होगा या 10 mm का ये होल होगा, ये वाला, वो इम्पोर्टेंट है. मैं लॉजिक आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी, उससे ज़्यादा आज कुछ नहीं करेंगे अभी. आप यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग, तो रिलैक्स एंड जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए अभी बस. अगर मुझे 10 mm का फॉर एग्जाम्पल, चलो लेट मी इरेज एवरीथिंग एंड गिव यू क्लियर पिक्चर नाउ. ये है और ये है हमारा पंच. दिस इज क्लियरेंस. ये क्लियरेंस. आई होप यू पीपल आर गेटिंग, है ना, आप साथ में है ना? यस सर। हाँ सर। जी बोलिए. अगर डायमीटर
अगर मैं पंचिंग ऑपरेशन कर रहा हूँ, डायमीटर है 10 mm का, तो ये डायमीटर 10 होना चाहिए कि ये डायमीटर 10 होना चाहिए? सर पंच का पंच का डायमीटर 10 होना चाहिए कि डाई होल का डायमीटर 10 होना चाहिए? पंच का डायमीटर 10 होना पंच चाहिए। का सर। पंच का हाँ क्या होना सर। यस चाहिए? सर। जो डायमीटर दिया वो होना चाहिए। यस सर। ऐसा क्यों? रीजन? रीजन? जितने डायमीटर का अपने को होल करना है तो उतने डायमीटर का पंच रहना चाहिए ना। अगर उससे कम का रहेगा, जैसे अगर बॉटम वाला अगर डायमीटर 10 का रहेगा और होल अपन ने 8 का किए, जैसे पंच हमने 8 का लिए, तो जो क्लियरेंस है, क्लियरेंस तो सिर्फ है ना वो, ताकि वो प्रॉपरली वो अप डाउन हो, मतलब फंसे ना जाके उसमें। हम्म, अच्छा तो चलो वो ठीक होल बेसिकली। है। एक तरह से आप आपके आंसर में है, जान है। तो ये डाई होल, ये जो डाई होल जो हम डाई ब्लॉक बनाएंगे, इसका डायमीटर कितना होगा? मोर देन 10। 10 से ज्यादा है। अगर ये सी है और ये सी है, क्लियरेंस एंड क्लियरेंस, तो दिस बिकम 10 प्लस 2C। 2C। समझा? यस सर। वैसे ही अगर मैं अब पियर्सिंग कर रहा हूँ, अब ब्लैंकिंग कर रहा हूँ, नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज ब्लैंकिंग ऑपरेशन। अब ब्लैंकिंग ऑपरेशन पे आते हैं और ब्लैंकिंग ऑपरेशन का देखते हैं कि ब्लैंकिंग ऑपरेशन में पंच 10 mm का होना चाहिए कि ये जो होल है वो 10 mm का होना चाहिए? होल टाइम एमएम का रहना चाहिए। ये होल जो रहना चाहिए ना, क्योंकि जो अपना हाँ होल रहना चाहिए शायद शायद सर, क्योंकि जो अपना फाइनल प्रोडक्ट है वही अपना हो रहेगा ना। समझा? अभी मैं आपको जो बता रहा था आप लोग को कि पंच और पंचिंग और ब्लैंकिंग में कॉन्सेप्ट थियरी के लिए तो बहुत इजी है कि खाली कंपोनेंट को इधर उधर कर दो फाइनल प्रोडक्ट को, मगर जब ब्लैंकिंग के अंदर आते हैं और पंचिंग के अंदर जब कॉन्सेप्ट की बात आती है, जब हम डिजाइन करना चालू करते हैं, तब हम थोड़ा डामाडोल होता है हमारा। एनीवन एल्स वांट टू ट्राई? ब्लैंकिंग के अंदर 10 mm क्या होगा? ये ब्लैंक का डाई का होल होगा कि पंच होगा 10 mm का? और पंच का 10 एमएम रहेगा। वो तो पियर्सिंग में होता है ना, अभी आप लोग ने बोले ना ब्लैंकिंग में भी सेम ही रहेगा। सेम रहेगा। यस सर। ब्लैंकिंग में बेटा, ब्लैंकिंग में हमारे पास जो ब्लैंक निकलता है वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। यस सर। ठीक? अब ब्लैंकिंग का जो ब्लैंक है वो होना चाहिए हमारा 10 mm का डायमीटर, शुड बी 10 mm। ये अगर आपके हिसाब से बोले तो ये 10 mm हमने बना दिया, मगर यहाँ पे तो 10 + 2C है ना, तो जो ब्लैंक गिरेगा वो तो ये डायमीटर का गिरेगा। क्योंकि कटिंग तो यहाँ से होगी वो पीस की, तो मेरे को 10 mm का ब्लैंक कैसे मिलेगा? समझे? हाँ सर, डाई का भी समझे। 10। हाँ। अब अब्बू, कौन अब्बू बन गया भाई इधर? अहमद भाई। अरे बच्चे लोग भी है ना घर में। अब्दुल्ला सर, अब्दुल्ला। देखो अब्बू क्यों बुला रहे? मेरे को नहीं उनकी बुला उम्र, रहे। अहमद की उम्र हो गई कंफ्यूज ना हो सर गए 30 सर, साल में। कंफ्यूज हो गए थोड़ा। ठीक है, तो ये जो है, जो डाई होल है, दैट इज 10 mm,
चलो सेम डिजाइन है, अगर ये 10 mm बनाते हैं हम, तो पंच कितने का बनेगा? टेन माइनस टू सी। एग्जैक्टली 10 - 2c। समझे कॉन्सेप्ट, समझे इधर? हाँ सर। हाँ सर। इंटरेस्टिंग है ना? बहुत बढ़िया। तो ये बहुत सर। वो Nice. समझा तुम्हारी जो वो जो टोन है ना, वो मेरे को समझ रही है। अब ये जो डाई है, डाई, अगर डाई और पंच मुझे डिजाइन करना है, तो अगर ब्लैंकिंग ऑपरेशन है, तो डाई के रेफरेंस से या डाई होल के रेफरेंस से मैंने पंच डिजाइन किया। समझे बात को? और अगर हाँ पंचिंग ऑपरेशन है, तो मैंने पंच के रेफरेंस से डाई होल डिजाइन किया। ये इंपॉर्टेंट, किसके रेफरेंस से क्या बना रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पंचिंग ऑपरेशन है तो पंच हमारा जो एक्चुअल साइज है उसका बनेगा। फॉर एग्जांपल, आई हैव टू परफॉर्म अ पंचिंग ऑपरेशन ऑफ 10 mm, तो मेरे दिमाग में डायरेक्ट आना चाहिए कि यार पंचिंग ऑपरेशन है ना, तो पंच विल बी ऑफ 10 mm। अब पंच के आजू बाजू होता है क्लियरेंस, तो डाई के अंदर क्लियरेंस इंक्लूडेड हो जाएगा, तो वो होगा 10 + 2c। समझ रहे हो? अगर ब्लैंकिंग ऑपरेशन हो रहा है, तो मेरे दिमाग में एकदम से क्लिक होना चाहिए, बोला गया है कि ब्लैंकिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो अब ब्लैंकिंग ऑपरेशन जैसे मुझे मालूम पड़ा परफॉर्म करना है, तो मैंने डाई ब्लॉक को ब्लैंकिंग का डायमीटर दे दिया, फाइनल डायमीटर। अब डाई ब्लॉक का जो डायमीटर है, उसके रेफरेंस से मैं पंच बनाऊंगा। समझ रहे हो बात को? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस। एंड जब अगर आपने ये छोटी सी जो कॉन्सेप्ट है, ये छोटा सा जो कॉन्सेप्ट है, अगर वो समझ लिया, तो आपका पूरा का पूरा डिजाइन क्राइटेरिया आपने आपके दिमाग में आराम से बैठ जाएगा। बस ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट था। इट इज ऑलरेडी 12:16 एंड ये कॉन्सेप्ट मेरा एक्सप्लेन करना इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका पूरा, बिकॉज अभी टाइम नहीं है हमारे पास, वी विल नॉट बी टेकिंग अप टू 12:45 बिकॉज आई हैव ऑलरेडी कंज्यूम्ड योर ब्रेक ऑफ द प्रीवियस लेक्चर। तो एनीवन आप में से, इट इज एन ओपन प्लेटफॉर्म, वुड लव टू ट्राई एंड प्लीज एक्सप्लेन अबाउट पंचिंग एंड ब्लैंकिंग का डिजाइन क्राइटेरिया। गलत हुआ कोई बात नहीं, ट्राई करोगे तो आपके दिमाग का जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, और अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। यस एनीवन? इतना क्या शर्मा रहे हो यार तुम लोग, मतलब इतना हेजिटेंट नहीं होना चाहिए। कोई तो आपके अंदर से कोई तो होगा। यस सलमान। यस सर। आज सर ब्लैंकिंग में जो पंच रहता है, पंच का साइज रहता है 10 - 2c, और जो अपना फाइनल प्रोडक्ट निकलता है उसका डायमीटर 10। अगर मेरे को 10 का चाहिए तो 10, और अगर जैसे 12 का है तो वो पंच हो जाएगा 12 - 2c, और जो फाइनल प्रोडक्ट रहेगा वो 12 का रहेगा। वेर एज इन पंचिंग, पंचिंग में हम लोग पंचिंग जो अपना पंचिंग प्रोडक्ट में रहता है, तो उसमें पंच का साइज रहता है डायमीटर 10 का, और जो प्रोडक्ट निकलता है, मतलब जो वेस्ट निकलता है, वो रहता है 10 + 2c। वेरी गुड। इसको और रिफाइन करेगा कोई? इसको और रिफाइन करेगा कोई? यस अहमद। सर सर जो मुबशिर। डाई रहती है हम्म, उसमें हम लोग को क्लियरेंस देना रहता है, तो दोनों ही केस में डाई में हम लोग को एक्स्ट्रा डायमेंशंस देने ही पड़ेंगे। वेरी उसके गुड। हिसाब से पंच को हम लोग को कम ज़्यादा करना पड़ेगा, नहीं, क्लियरेंस के हिसाब से जितना क्लियरेंस ये साइड। ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, हर ऑपरेशन में नहीं है। अगर समझो पंचिंग ऑपरेशन, चलो पंचिंग ऑपरेशन एक्सप्लेन करते हैं, तो पंचिंग ऑपरेशन में क्या करेंगे मुबशिर? पंचिंग में इसमें क्लियरेंस देंगे सी सी दोनों साइड 10 + 2c, और पंच जो रहेगा वो 10 mm का रहेगा। देखो एक्सप्लेन जब करते हैं ना हम, तो ऐसे बोलते हैं कि अगर पंचिंग ऑपरेशन करना है, पंच विल बी द साइज ऑफ द एक्चुअल डायमीटर। राइट, ये समझ रहे हो ना मैं जब बता रहा हूँ? हाँ हाँ। पंच विल बी द साइज ऑफ द एक्चुअल डायमीटर, और जो क्लियरेंस है दैट विल बी इनकॉर्पोरेटेड इन द डाई होल एज पंच साइज
प्लस 2c। समझे बात को? रेफरेंस हम पंच का ही देंगे। Sure. पंच will be the size of the diameter of the operation in punching operation। पंच का जो साइज है वो पंचिंग ऑपरेशन का एक्चुअल जो डायमीटर दिया गया है उसका रहेगा, और पंच के रेफरेंस से फिर हम डाई होल बनाएंगे with adding 2c in the पंच डायमीटर। सिमिलरली अभी जो मैंने ये जो सेंटेंस फ्रेमिंग किया था, इसी के इन अकॉर्डिंग अगर आप ब्लैंकिंग ऑपरेशन पे ट्राई करो मुबशिर, तो अच्छी बात हो जाएगी। ब्लैंकिंग ऑपरेशन में क्या करते हैं बेटा? ब्लैंकिंग ऑपरेशन में हम लोग को जो ब्लैंक अपना प्रोडक्ट रहेगा मेन जी, डाई वो हिसाब से रखना पड़ेगा, वेरी गुड। और जो पंच रहेगा उसमें उसको मतलब क्लियरेंस के हिसाब से छोटा करना पड़ेगा वेरी गुड, एक्चुअल को। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो आई होप पीपल, एवरीवन, इनफैक्ट एवरीवन हैज गेन्ड दिस नॉलेज, और आपके अंदर अभी फिलहाल के लिए पंच और डाई का जो डिजाइन है बेस्ड ऑन पंचिंग एंड ब्लैंकिंग ऑपरेशन, अभी फिलहाल के लिए तो कोई डाउट नहीं होगा। दिस इज व्हाट आई एम अज्यूमिंग। फिर भी अगर कुछ डाउट है तो प्लीज आस्क, आई एम ओपन टू ऑल द डाउट्स, एनी डाउट। ऑलराइट, so we will end the session here, and I will be giving you the attendance sheet, circulate करूँगा मैं आपके ग्रुप पे, and that attendance sheet will be open till 3 PM। 3 बजे तक वो attendance sheet open रहेगी, right? फिर अस्सलाम वालेकुम। एंड हाँ, वालेकुम अस्सलाम। इस्लामिक नया साल मुबारक सबको। आपको भी सर। आपको भी सर सर। आपको भी सर। आज है कोई रोजा है? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। चलो ठीक है, फिर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।